हेलो गाइस, वेलकम टू एचपी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। देखिए, आज के इस वीडियो में हम जीके कवर करेंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। और जैसा आपको पता है, डेली मैं इस वीडियो को 8 बजे पोस्ट करता हूं। और इसके साथ साथ मैंने एक और वीडियो सीरीज शुरू की है ज्योग्राफी की, जो कि 6 बजे आती है शाम को। तो आई होप आपको जो ये वीडियो है अच्छी लग रही होंगी। आज हमारा 12वां पार्ट है इस मिक्स एमसीक्यू जीके का। में हम जो है मिक्स डिस्कस करते हैं हिमाचल जीके, करंट अफेयर, कुछ एक क्वेश्चन साइंस के, और इंडिया जीके का रहता है स्टैटिक पार्ट। 8 बजे डेली वीडियो आती है। और 11 अगर आपने अन्य पार्ट नहीं देखे हैं तो उसका जो है लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपकी जो हमारी प्ले लिस्ट है उसे जरूर देख लीजिएगा। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। देखिए, इसका जो पीडीएफ है आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। और फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क कुल्लू के किस क्षेत्र में स्थित है। तो एग्जामिनर जो है, जैसा आपको पता है इतना कि कुल्लू में है ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, लेकिन इसका जो है एरिया वो कहाँ तक है, इस तरह से क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है, या तो इसका एरिया पूछ लेगा। तो ग्रेट हिमालयन जो नेशनल पार्क है वो कहाँ का लोकेटेड है, शमसी, सैंज, पंजाब। ठीक है, तीनों क्षेत्र इसके अंतर्गत आते हैं, और भी क्षेत्र है, यानी उपरोक्त सभी हमारा जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब जो है एग्जामिनर क्या क्या पूछता है, ये लोकेटेड कहाँ पे है, कुल्लू के किस डायरेक्शन में है, तो पश्चिमी में है। ठीक है, वेस्टर्न साइड में है। कुल्लू की जो है पश्चिमी साइड में है ये ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। अच्छा, बना कब था, तो 1984 में बना था, लेकिन उस समय जो है इसे नेशनल पार्क का दर्जा नहीं दिया गया था। इसे नेशनल पार्क बनाया गया 1999 में। 1999 में बना क्या है, नेशनल पार्क। और जो हमारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है, वो आया था 1972 का जो अधिनियम था, इसके तहत जो है इसे संरक्षण प्रदान किया गया है। एग्जामिनर अगर थोड़ा सा टफ लेवल का क्वेश्चन पूछेगा, वो पूछ सकता है किस अधिनियम के तहत जो है इसे संरक्षण प्रदान दिया गया है, यानी इसकी जो सिक्योरिटी है वो है आपका वाइल्ड लाइफ अधिनियम। ठीक है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में क्या था कि आप जीवों को मार नहीं सकते। ठीक है, जो वन्य जीव है उनका जो है संरक्षण के लिए अधिनियम आया था, उन्हें मारना जो है गैर कानूनी है। इसके लिए काफी प्रावधान किए गए हैं इसमें। और जो आपका एरिया है, इसका एरिया है 754 किलोमीटर स्क्वायर, 454 वर्ग किलोमीटर का जो है इसका टोटल एरिया है। वहीं में अगर हम बात करें, इसको जो है यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी ऐड किया है। यूनेस्को द्वारा जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी इसे ऐड किया गया था। तो कब ऐड किया गया, अगर एग्जामिनर पूछे तो आपने टिक करना है, 2014 को ऐड किया गया। कौन सा जो है यूनेस्को का सम्मेलन था, 38वां सम्मेलन था। ठीक है, और कहाँ पे हुआ था, तो दोहा में हुआ। दोहा यानी कतर। ठीक है, कतर की कैपिटल है दोहा। दोहा में ही जो आपका फीफा 2022 का वर्ल्ड कप होगा। यहीं पे जो है 2014 में हुआ था 38वां सम्मेलन यूनेस्को का। तो 2014 में उसी समय जो है हमारा ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क जो है वर्ल्ड हेरिटेज में ऐड किया गया था। यूनेस्को का जो हेडक्वार्टर है वो है कहाँ पे, फ्रांस की राजधानी पेरिस में। इसके भी करंट टाइम में हेड है आंद्रे अजोले। ठीक है, तो इतनी जानकारी आपको यहाँ से मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, हंडूर राज्य की स्थापना किसने की थी। ठीक है, हंडूर है ये, उस समय राज्य था, अभी जो है से नालागढ़ एक तहसील है। इसका जो न्यू नेम है वो क्या है, नालागढ़। नालागढ़ का पुराना नाम था हंडूर, अभी एक तहसील है सोलन डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो इसके जो नेम थी, इसकी जो स्थापना थी वो की थी अजय चंद ने। ईयर पूछेगा एग्जामिनर तो 1100 ईस्वी। कब की थी, 1100 ईस्वी में की थी। नालागढ़ जो है काफ़ी फेमस है बीबीएन के लिए, बद्दी रोटी वाला नालागढ़। ठीक है, काफ़ी बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है, हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है ये सोलन में। और वहीं पे अगर हम बात करें, मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था, हिमाचल जो है 2 बल्क पार्क बनाएगा। हिमाचल प्रदेश जो है 2 बल्क पार्क बनाएगा। तो एक पार्क बनेगा आपका कहाँ पे, तो नालागढ़ में ही बनेगा वो। और दूसरा जो है वो आपका बनेगा ऊना डिस्ट्रिक्ट के अंदर। दूसरा पार्क बनेगा कहाँ पे, ऊना में। हालांकि केंद्र सरकार जो है इसके लिए पैसे दे रही है बल्क पार्क के लिए। तो पहला बनेगा नालागढ़ में और दूसरा बनेगा कहाँ पे, ऊना में। नालागढ़ जो है पहले पंजाब के पास था। ठीक है, 1 नवंबर 1966 में जो है विशाल हिमाचल बना। पूछता है एग्जामिनर विशाल हिमाचल कब बना, तो 1 नवंबर 1966 में जब हिमाचल पुनर्गठन अधिनियम आया, या पंजाब पुनर्गठन अधिनियम आप इसे कह लीजिए, 1 नवंबर 1966 को। ठीक है, पंजाब के कुछ हिस्से जो है हिमाचल में उनका विलय कर दिया गया, और हिमाचल जो है यूनियन टेरिटरी, एक केंद्र शासित प्रदेश बना। इसके बाद जो है चलते चलते 25 जनवरी 1971 को जाके हिमाचल को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला, और हिमाचल जो है 18वां राज्य बना भारत का। उस समय जो है भारत का 18वां राज्य बना। 1 नवंबर 1966 को विशाल हिमाचल बना था, क्योंकि उसमें जो है अदर जो एरिया थे उसमें ऐड किए गए, विशाल हिमाचल। ठीक है, और 55,673 वर्ग किलोमीटर अभी हमारा एरिया।
नेक्स्ट देखते हैं हम, और एरिया में जो है पंजाब और हरियाणा से बड़ा है हिमाचल। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हिमाचल प्रदेश के लिए किस वर्ष आईएएस कैडर जो है स्वीकृति मिली थी। आईएएस कैडर कब दिया गया था हिमाचल प्रदेश को, तो हिमाचल प्रदेश को आईएएस कैडर की स्वीकृति मिली थी 1971 में, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 8 जून 1971। दिल्ली और हिमाचल प्रदेश को इकट्ठे जो है आईएएस कैडर दिया गया था। तो देखिए आईएएस और आईपीएस की जो परीक्षाएं होती है यूपीएससी के थ्रू कंडक्ट कराई जाती है। यूपीएससी आपका स्टैंड करता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ के लिए, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1990 में इसकी स्थापना हुई थी। अभी करंट टाइम में इसके अध्यक्ष कौन है, तो प्रदीप कुमार जोशी। प्रदीप कुमार जोशी जो है अभी करंट टाइम में इसके अध्यक्ष है, अभी 7 अगस्त को अपॉइंट हुए। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश बाल संरक्षण अधिनियम किस वर्ष आया था। तो बच्चों की सुरक्षा के लिए एक्ट आया था हिमाचल प्रदेश में, किस वर्ष आया था, ये आया था आपका 1979 में, 1979 में। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बच्चों के साथ जो उत्पीड़ना होती है, उनके साथ जो गलत व्यवहार होता है, उसके लिए एक्ट लेके आई थी हिमाचल गवर्नमेंट, इसे हम कहते हैं हिमाचल प्रदेश बाल संरक्षण अधिनियम। अब इसके साथ साथ आपको याद करना है हिमाचल प्रदेश बाल संरक्षण आयोग, ठीक है, एक कमीशन है, इसके हेड कौन है, इसके हेड अभी 2019 में बनी है आपकी, क्या नाम है उनका, वंदना कुमारी, ठीक है। वंदना कुमारी जो है अभी हेड है किसकी, हिमाचल प्रदेश बाल संरक्षण आयोग की। इसके साथ साथ एक और एक्ट आपको याद करना है, पॉक्सो एक्ट, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस, ठीक है। एक्ट कब आया था, ये 2012 में आया। ये कब आया था, पॉक्सो अधिनियम 2012 में आया था। फुल फॉर्म क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस, ठीक है। मैं प्रिवेंशन कर रहा हूँ, तो प्रोटेक्शन आपको इसको करिएगा, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस, ये 2012 में आया था। ये भी जो है बच्चों के साथ जो उत्पीड़ना होती है, जो भी उनके साथ गैर कानूनी काम होते हैं, उनके लिए उसके लिए एक्ट आया था 2012 में। और हिमाचल प्रदेश जो है एक्ट लेके आई थी कब, 1979 में, हिमाचल प्रदेश बाल संरक्षण अधिनियम। अभी हेड कौन है इसके, वंदना कुमारी, जो आयोग है बाल संरक्षण आयोग, इसकी हेड है वंदना कुमारी। इसके साथ साथ जो 18 साल के कम होते हैं, ठीक है, जिनकी एज जो है 18 साल से कम है, उन्हें जो है बाल अवस्था में काउंट किया जाता है। और मैंने आपको बताया था हमारे संविधान का आर्टिकल जो है 24 अनुच्छेद क्या कहता है, ये हमें जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रोवाइड कराता है, हमारा मौलिक अधिकार है। इसके तहत जो है 14 साल से कम के जो बच्चे हैं, उनसे जो है कारखानों में काम कराना वर्जित है, उनसे हम काम नहीं करवा सकते कारखानों में, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, टैगोर अवार्ड, रविंद्रनाथ टैगोर अवार्ड है, ये पाने वाली एकमात्र हिमाचली कौन है, ठीक है, और एकमात्र हिमाचली है, एकमात्र महिला है, इसका नाम है गंभरी देवी, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब एग्जामिनर पूछेगा इनका संबंध किससे है, ठीक है, तो एक गायिका थी और नृत्यिका थी, ठीक है, डांसर थी और सिंगर थी, और किस जिले से थी, तो बिलासपुर जिले से संबंध रखती थी। बिलासपुर में ही आपकी जो है गोविंद सागर लेक है, जो कि हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी मैनमेड लेक है, कृत्रिम झील है, जिसकी लंबाई मैंने आपको बताई थी 88 किलोमीटर, ठीक है। और बिलासपुर से भी अगर आपसे थोड़ा डीपली पूछ ले एग्जामिनर, तो बंदला गांव का जो विलेज का नाम है वो है बंदला गांव। तो एकमात्र हिमाचली थी जिन्हें टैगोर अवार्ड दिया गया था, किस वर्ष किया गया था, तो 2011 में टैगोर अवार्ड इन्हें दिया गया था। इससे पहले 2001 में जो है हिमाचल प्रदेश अकेडमी ऑफ आर्ट अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया है, ठीक है, ये भी इन्हें 2001 में दिया गया। और 2013 में जो है इनकी डेथ हो गई, इनका देहांत हो गया 2013 में। काफ़ी प्रसिद्ध सिंगर थी ये, तो आपको याद करना है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष मुस्लिम लीग ने पृथक राष्ट्र यानी अपने लिए अलग देश की जो है देश का संकल्प स्वीकार किया था, तो 1940 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मुस्लिम लीग ने जो है 1940 में पृथक राष्ट्र यानी अपने लिए अलग राष्ट्र का संकल्प जो है वो स्वीकार किया था, अपने लिए अलग राष्ट्र की मांग रखी थी। अगर हम बात करें मुस्लिम लीग से, तो यहाँ से भी एग्जामिनर पूछता है मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की, कब की, ठीक है। तो मुस्लिम जो लीग था इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1906 में, ठीक है। 2 पर्सन थे, एक का नाम था आगा खां और दूसरे का नाम जो है मैं भूल रहा हूँ, ठीक है, दूसरा नाम मेरे को याद नहीं आ रहा, तो आगा खां आप याद कीजिएगा, कल मैं आपको बता दूंगा। तो मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुई थी कब, 1906 में। आगा खां प्लस अदर एक और पर्सन था। आगा खां जो है वैसे भी मेन है, तो इसे ही आप याद कीजिएगा।
तो इन्होंने जो है 1940 में पृथक राष्ट्र का जो संकल्प था उसे स्वीकार किया था। और इनका जो है मानना था कि हमारा जो है एक मुस्लिम राष्ट्र बने। और जो संविधान सभा थी जिसका गठन 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, मैंने आपको बताया था। और सच्चिदानंद सिन्हा जो है हमारे पहले अस्थायी अध्यक्ष बने थे। तो मुस्लिम लीग ने जो है इस संविधान सभा को जो है स्वीकारने से भी मना कर दिया था। इनका मानना था कि हम अपनी अलग जो है संविधान सभा बनाएंगे मुस्लिम राष्ट्र के लिए, ठीक है। हमारी एक मुस्लिमों की जो है अलग संविधान सभा होनी चाहिए। अच्छा, एग्जामिनर पूछेगा आपसे कि भारत और पाकिस्तान का बंटवारा किस अधिनियम के तहत हुआ। तो भारत स्वतंत्रता अधिनियम आया था कब? 1947। भारत स्वतंत्रता अधिनियम आया था 1947 के तहत। या फिर आपका जो है माउंटबेटन योजना, माउंटबेटन योजना के तहत जो है भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था। इसके तहत जो है 15 अगस्त को ब्रिटिश जो है अपनी सत्ता भारत और पाकिस्तान दो अधिराज्य बनाएंगे, उनके हाथों में दे दिए जाएंगे, ठीक है। तो क्या हुआ था, माउंटबेटन जो है अंतिम गवर्नर थे, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया था, 14 अगस्त की रात को जैसे ही सत्ता का जो भी कागजात थे वो पाकिस्तान को देने थे, तो 14 अगस्त की रात को जो है उन्होंने पाकिस्तान को दिए। इसलिए 14 अगस्त को जो है पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। उसी रात जो है 15 अगस्त को कागजात जो है जो भी साइन होने थे वो भारत को दिए, ठीक है। इसीलिए भारत अपना स्वतंत्रता जो दिवस है वो मनाता है 15 अगस्त को। अब यहाँ से पूछता है, भारत और पाकिस्तान के बीच में एक लाइन है जिसे हम कहते हैं रेड क्लिफ लाइन, ठीक है। किस लाइन के नाम से जाना जाता है इसे? भारत और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है उसे जाना जाता है रेड क्लिफ लाइन के नाम से। नेक्स्ट देखिएगा, भारत में एकल नागरिकता यानी सिंगल सिटीजनशिप का जो प्रावधान है वो कहाँ से लिया गया है? तो सिंगल सिटीजनशिप है भारत में, ठीक है। तो ये लिया गया है ब्रिटेन से, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर। अभी यहाँ से आपने एक और चीज टर्म याद करनी है, CAA। CAA बहुत सुना होगा आपने 2019 में, ठीक है। एक एक्ट आया था, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट। कब आया? तो 11 दिसंबर 2019, 11 दिसंबर 2019 को पास हुआ था। तो इसके तहत क्या था, 2014 से पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, यहाँ की 6 जो है अल्पसंख्यक है आपके, सिख, हिंदू, बौद्धिस्ट, जैन, पारसी और क्रिश्चियन। अगर ये भारत में आए हैं तो इन्हें जो है भारत के जो है सदस्यता दे दी जाएगी, ठीक है। अध्यक्ष नहीं, सदस्यता दे दी जाएगी अगर वो 2014 से पहले भारत में आए हैं। कहाँ से? पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान। इसमें 6 समुदाय है, 6 अल्पसंख्यक है। मुस्लिम जो है इसमें नहीं थे, इसलिए चर्चा में रहा था। और यहीं से जो है आपको याद करना है, भारत का नागरिकता कानून कब आया। एग्जामिनर डायरेक्टली पूछेगा भारतीय नागरिकता कानून कब आया, तो 1955, ठीक है। हमारा जो नागरिकता यानी सिटीजन एक्ट है वो कब आया था? ये आया था 1955 में। और भारत का जो संविधान का आर्टिकल 5 है, 5 से लेके 11 तक, 5 से लेके 11 तक के जो आर्टिकल है हमारे अनुच्छेद है वो नागरिकता से रिलेटेड है। नागरिकता के बारे में बताते हैं। भारत की नागरिकता आप 5 तरीके से ले सकते हैं और 3 तरीके से छोड़ सकते हैं। 5 तरीके से जो है ले सकते हैं और 3 तरीके से जो है भारत की नागरिकता छोड़ी जा सकती है। 3 तरीके कौन से है छोड़ने वाले, मैं बता देता हूँ आपको। एक तो आप जो है स्वयं त्याग कर सकते हैं, यानी आपको अगर अच्छा नहीं लग रहा है, आप किसी अन्य देश में जाना चाहते हैं, तो आप भारत की नागरिकता छोड़ सकते हैं। फर्स्ट तरीका ये हो गया। सेकंड हो गया, अगर आप कोई ऐसा अपराध करते हैं जिससे देश को हानि होती है, आपको देश निकाला दे देती है सरकार, ठीक है, आपको देश से निकाल दिया जाता है, तब भी आपकी जो है नागरिकता चली जाएगी। और थर्ड होता है अगर आप किसी अन्य देश की नागरिकता ले लेते हो, ठीक है, भारत को बिना बताए भी अगर आप किसी अन्य देश की नागरिकता ले लेते हो तो भारत की जो नागरिकता होगी आपकी वो स्वतः ही खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है, भारत में सबसे ज्यादा कोयले का उत्पादन किस राज्य में होता है? इस क्वेश्चन का कमेंट करके जल्दी से आंसर बताइएगा मुझे। कोयले का जो प्रोडक्शन है वो कौन सी स्टेट में होता है सबसे ज्यादा? तो है आपकी झारखंड स्टेट, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। झारखंड का भी कहाँ पे, अगर एग्जैक्ट लोकेशन की बात करें तो धनबाद। धनबाद जो है इसे हम, ठीक है, कोयला स्टेट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसमें सबसे ज्यादा कोयला उत्पादन होता है भारत में। कोयला क्या है? तो ऑर्गेनिक मैटर है, ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है। साइंस से रिलेटेड पूछ लेता है क्या है, तो हिंदी वाले याद करेंगे कार्बनिक पदार्थ और इंग्लिश वाले ऑर्गेनिक मैटर। अच्छा, एक जो है सर्वोत्तम क्वालिटी यानी सर्वोत्तम कोयले की बात करता है एग्जामिनर की, सर्वोत्तम क्वालिटी का यानी एक्सीलेंट क्वालिटी का जो कोयला है वो कौन सा है? तो एंथ्रेसाइट। एंथ्रेसाइट जो कोयला है वो सर्वोत्तम क्वालिटी का है। इसे सर्वोच्च क्वालिटी का सोना कोयला माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि इसका रंग बेशक काला होता है, लेकिन अगर आप इसे टच करोगे, इसे हाथ में पकड़ोगे, तो इसका जो रंग होगा वो आपके हाथ पर नहीं लगेगा, ठीक है।
काला सोना के नाम से भी कोयला को जाना जाता है। अच्छा, मध्य प्रदेश क्यों फेमस है? मध्य प्रदेश है पन्ना के लिए। पन्ना की खाने हैं यहाँ पे, क्यों? हीरा के लिए। हीरे की खाने कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश में। और आपके जो बल्ब होते हैं घरों में, ठीक है, उनमें एक धातु यूज होती है, कौन सी? टंगस्टन। ठीक है, उनका फिलामेंट किसका बना होता है? टंगस्टन का। तो टंगस्टन का प्रोडक्शन कौन सी राज्य में होता है सबसे ज़्यादा? तो ये होता है आपके राजस्थान में। और छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा पाया जाता है टिन। ठीक है, टिन का जो सिंबल है वो है SN, ये आपको याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कालाहारी डेजर्ट। कालाहारी जो रेगिस्तान है, मरुस्थल है, किस देश में है? ठीक है, तो कालाहारी रेगिस्तान है आपका कहाँ पे? बोत्सवाना में, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाए। ठीक है, साउथ अफ्रीका का कंट्री है ये बोत्सवाना। यहीं के जो है आपको घास के मैदान भी पूछता है एग्जामिनर। बोत्सवाना के घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? तो वेल्ड कहा जाता है। ठीक है, एक और एग्जामिनर का फेवरेट है पंपास। पंपास घास के मैदान, ये है आपके अर्जेंटीना के। ये कहाँ के है? अर्जेंटीना के। अच्छा, चीन और मंगोलिया। चीन ने हर तरफ अपनी टांग फैलाई हुई है, तो चीन और मंगोलिया के बीच में एक है आपका डेजर्ट यानी रेगिस्तान, जिसे हम कहते हैं गोबी मरुस्थल। गोबी डेजर्ट या गोबी रेगिस्तान कहाँ पे है? तो चीन और मंगोलिया के बीच में है। भारत प्लस पाकिस्तान के बीच में है थार। ठीक है, इवन भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल, भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो थार है। अच्छा, सहारा डेजर्ट दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान। दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? सहारा है। तो इसकी जो सीमाएं है वो 11 देशों में है। ठीक है, कौन से कितने देशों में फैला हुआ है? 11 देशों में फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्वनि की चाल सबसे ज्यादा होती है, यानी ध्वनि की जो स्पीड है, स्पीड ऑफ साउंड है, वो सबसे ज्यादा कहाँ होती है? तो इस्पात यानी स्टील में जो है सबसे ज्यादा साउंड की आवाज होगी। वहीं पे अगर हम बात करें कि ध्वनि की चाल सबसे कम कहाँ होती है? तो निर्वात। ठीक है, निर्वात में जो है ध्वनि जो है निर्वहन नहीं कर सकती। ठीक है, गमन नहीं कर सकती निर्वात में, यानी वैक्यूम अगर होगा तो वहां पे ध्वनि नहीं जाएगी। देखिए, लाइट और साउंड का उल्टा है। इस्पात यानी अगर आप स्टील में लाइट डालोगे तो उसमें जो है लाइट नहीं जाएगी, बल्कि निर्वात में जो है लाइट सबसे तेज जाती है, और वही निर्वात में साउंड नहीं जाती, जबकि इस्पात में साउंड सबसे तेज आती है। हवा में बात करें यानी एयर में अगर हम बात करूँ तो स्पीड ऑफ साउंड है एयर में 332 मीटर पर सेकेंड। वहीं पे 5130 मीटर पर सेकेंड है आपकी कहाँ पे? स्टील में। और ये है आपकी एयर के अंदर। ये साउंड ऑफ सॉरी स्पीड ऑफ साउंड है। अभी जैसे मैंने आपको बताया था, वाटर का जो पैरामीटर दे रखे हैं WHO ने, TDS लेवल, यानी अगर 300 से TDS लेवल आपका कम है तो उसे एक्सीलेंट है आपके पीने के लिए पानी, और अगर 1200 से ज़्यादा है TDS तो बिल्कुल बेकार है, हानिकारक है। इसी के तहत जो है WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो है ध्वनि के लिए कुछ एक पैरामीटर दे रखे हैं। ध्वनि को मापते किस में है? तो इसकी जो यूनिट है वो है बेल। ठीक है, बेल से हम इसे मापते हैं, लेकिन बेल जो है एक बड़ा मात्रक हो जाता है, तो इसी का जो है 10वां हिस्सा होता है जिसे हम कहते हैं डेसिबल। ठीक है, इसे हम डेसिबल कहते हैं, इसीलिए डी छोटा लिखा जाता है, क्योंकि ये 10वां हिस्सा है। बेल जो है इसका मेन यूनिट होता है। तो डेसिबल में जो है हम ध्वनि को मापते हैं। ठीक है, ये यूनिट है ध्वनि को मापने का, पूछ सकता है एग्जामिनर। तो देखिएगा, WHO ने क्या कहा है, अगर कोई ध्वनि 45 डेसिबल से कम है तो सर्वोत्तम है, यानी एक्सीलेंट है आपके सुनने के लिए, 45 डेसिबल से कम। वहीं ध्वनि अगर 75 डेसिबल तक पहुंच जाती है तो हानिकारक हो जाती है आपके लिए, यानी वो शोर उत्पन्न करती है वो ध्वनि। अगर वहीं ध्वनि 85 डेसिबल पर पहुंच जाए तो आप बहरे हो सकते हो। बहरे हो सकते हो अगर ध्वनि 85 डेसिबल पे पहुंच जाए। वहीं पे अगर ध्वनि 150 डेसिबल पार कर जाए तो आप जो है पागल हो जाओ। ठीक है, अगर ध्वनि की जो स्पीड है, सॉरी जो ध्वनि है, उसकी जो साउंड है, ठीक है, वो अगर 150 डेसिबल से ऊपर की हो तो आप जो है पागल हो सकते हैं। तो मेन जो है वो कौन सी है? 45 डेसिबल। ठीक है, जो सर्वोत्तम है, एक्सीलेंट है हमारे सुनने के लिए, वो है 45 डेसिबल। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है पारा युक्त जल पीने से कौन सी बीमारी होती है? पारा यानी इंग्लिश में कहते हैं हम मरकरी। तो मरकरी युक्त अगर किसी जल में जो है मरकरी है, तो उस जल को अगर हम पी ले तो हमें कौन सी बीमारी होगी? ये होगी मिनीमाता रोग, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। पारा जो है ये एकमात्र ऐसी धातु है जो कि लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है, द्रव अवस्था में पाई जाने वाली एकमात्र धातु तो पारा है। पारा का यूज कहाँ पे होता है? जो आपके थर्मामीटर होते हैं, डॉक्टरी थर्मामीटर, ठीक है, जिनसे हम टेम्परेचर मापते हैं, तो उनमें यूज होता है पारे का। और सोने की बीमारी ये होती है सी मच्छी से, मक्खी से। ठीक है,
इसी मक्खी से कौन सी बीमारी होती है? सोने की बीमारी होती है। ये मक्खी जब काटती है तो अति बुखार आते हैं, ठीक है, ज़्यादा बुखार आते हैं और सोने की बीमारी हो जाती है, आदमी को नींद आती है। पायरिया ये होता है खून से, जब आपके दांतों से खून निकलता है तो पायरिया होता है किसकी कमी से? ठीक है, विटामिन सी की कमी से। और अनीमिया ये आयरन आपके जो है ब्लड की कमी से। जब आपके शरीर में खून की कमी हो जाती है तो कौन सा रोग होता है आपको? अनीमिया रोग होता है और ये महिलाओं में ज़्यादातर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रही पीपीई किट का पूर्ण रूप क्या है? ठीक है, पीपीई किट आपने सुनी होगी कोरोना काल में, तो इसके फुल फॉर्म आपको बतानी है। ये फुल फॉर्म है पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट। फुल फॉर्म क्या है इसकी? पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट, ये पीपीई की फुल फॉर्म है। इससे पहले मैं कुछ एक फुल फॉर्म आपको करा चुका हूँ, तो दोहराइएगा, ठीक है, इसका रिवीजन कीजिएगा। पीडीएफ की फुल फॉर्म क्या है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। के साथ मैंने कराई थी आपको एमआरआई की फुल फॉर्म क्या है? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ये आपका यूज होता है किसमें? मेडिकल में। और इसके साथ साथ मैंने आपको एक और जो है करा देता हूँ यूएसबी, तो भी एग्जामिनर पूछता है, यूनिवर्सल सीरियल बस। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, ठीक है, यानी प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो है उसमें भारत की रैंक क्या है? इंडिया की रैंकिंग कितनी है? तो इंडिया की रैंकिंग है 142। या अगर हम प्रेस दिवस मनाएं, प्रेस दिवस की बात करें, विश्व प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? तो 3 मई को मनाया जाता है। अच्छा, फर्स्ट रैंक किसकी थी? तो फर्स्ट रैंक पे है आपका नॉर्वे। नॉर्वे जो है फर्स्ट पे था इसमें विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में, और भारत की रैंकिंग थी 142। नॉर्वे से मैंने आपको कराया था। इसकी कैपिटल कहाँ पे है? ओस्लो में है, और इसकी जो आपकी करेंसी है वो है नॉर्वेजियन क्रॉन, ठीक है, और नॉर्वेजियन यहाँ की लैंग्वेज है। नॉर्वे जो है फर्स्ट देश था जिसने रेडियो पर बैन लगाया था। ठीक है, रेडियो पर बैन लगाया था किसने? नॉर्वे ने। 13 फरवरी को हम मनाते हैं रेडियो दिवस। और पलाऊ देश अभी चर्चा में रहा है, क्यों? क्योंकि इसने सनस्क्रीन या सन क्रीम जो आपकी होती है उस पर बैन लगाया है। ठीक है, सनस्क्रीन पर बैन लगाया है किसने? पलाऊ ने। नेक्स्ट देखिएगा, ये क्वेश्चन आपके लिए है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि खून की कमी से रोग होता है कौन सा? अनीमिया। वैसे अगर खून की मात्रा हमारे शरीर में ज़्यादा हो जाए तो कौन सा रोग होगा? ठीक है, खून की मात्रा मैंने उस दिन आपको बता रहा था 7% होती है आपके वेट का। आपका जितना वेट होगा उसका 7% होगी आपका खून। ठीक है, और 5 से 6 लीटर खून पाया जाता है हमारे शरीर। तो ये देखिएगा, इसका आंसर जो है मुझे जरूर कमेंट कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। हैव अ गुड